Jai Hind friends, very welcome to all of you in this video of Premix for International Relations। दोस्तों यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 5 ऐसे सवाल जो बहुत इजी भी होंगे, कुछ थोड़े मॉडरेट होंगे और कुछ थोड़े डिफिकल्ट लगेंगे। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चंस होंगे जो बहुत ही करंट हैपनिंग्स में से, कुछ क्वेश्चन जो है जो कि कुछ 3-4 महीने पुराने के करंट अफेयर्स में से हैं। तो दोस्तों पहले एक बार सवालों को हम एक बार नजर डालें। लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस फर्स्ट। नाउ इन फ्रंट ऑफ यू द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग ब्लू हेलमेट्स। तो वेरी इजी क्वेश्चन, ब्लू हेलमेट्स के रिगार्डिंग अभी एक यूट्यूब पे शॉर्ट्स भी मैंने बनाया था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ब्लू हेलमेट्स आर द मिलिट्री पर्सोनल ऑफ द यूएन दैट वर्क अलोंगसाइड द यूएन पुलिस एंड सिविलियन कोलीग्स टू प्रमोट स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड पीस। दूसरी बात ये कहता है कि ये जो पर्सोनल है इनको नाम आता है फ्रॉम द आइकॉनिक ब्लू हेलमेट जो ये पहनते हैं अपने सिर में। तीसरी बात ये कहता है कि जी इन 2007 इजराइल बने पहले कंट्री टू डिप्लॉय एन ऑल वुमेन कंटिंजेंट टू ए यूएन पीस कीपिंग मिशन। और चौथी बात यहाँ पे आती है यूएन के मिलिट्री ऑब्जर्वर्स की विच अराइव्ड इन द मिशन एरिया ऑन 24 जनवरी 1949 टू सुपरवाइज द सीज फायर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे पूछा क्या गया है? पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो जो आपको सही आंसर लग रहा है अभी आप कमेंट सेक्शन में करते रहिए कमेंट, या अगर आपने कोई कॉपी बनाई हुई है तो कॉपी में लिखते रहिए। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी जा रही है यहाँ पे। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा आई एम श्योर अब तक। दूसरा, अगेन एन इजी क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द हाई एम्बिशन कोलिशन फॉर नेचर एंड पीपल। अगेन दिस इज फ्रॉम द यूट्यूब शॉर्ट्स। पहला स्टेटमेंट है इट वॉज लॉन्च्ड एट द 1992 अर्थ समिट एट रियो डी जेनेरो। दूसरी स्टेटमेंट है इट एम्स टू प्रोटेक्ट एटलीस्ट 30% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एंड ओशन बाय 2030। तो इसमें से पूछा क्या गया आपको? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट, ये पूछा गया है। फिर थर्ड क्वेश्चन, ऑल मेंबर्स ऑफ द B9 आर पार्ट ऑफ EU एंड नेटो। ये पहली स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट है B9 ऑफर्स अ प्लेटफॉर्म फॉर डीपनिंग द डायलॉग एंड कंसल्टेशंस अमंग द पार्टिसिपेंट अलाइड स्टेट्स अक्रॉस द मेंबर्स ऑफ नेटो। पूछा क्या गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। तो ऑल यहां पे मेंशन्ड है ना। तो ऑल का मैंने आपको वैसे बोला भी है कई बार कि ऑल जब कहीं वर्ड आ जाता है तो 10 में से 9 बारी तो फिर वो जो स्टेटमेंट होती है गलत होती है। तो क्या लेकिन यहां पे सही है कि नहीं है, आगे देखते हैं हम इसको। चौथा क्वेश्चन, यहां पे बात करी जा रही है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में। ये मार्च में रिलीज करी गई थी, मार्च में इसकी फाइंडिंग्स आई थी। चलिए, तो क्वेश्चन यहां पे स्टेटमेंट पूछी गई है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 वाज पब्लिश्ड बाय यूनिसेफ। क्या यह सही है कि नहीं सही है? दूसरी स्टेटमेंट है अफगानिस्तान वाज रैंक्ड एज द मोस्ट अनहैप्पीएस्ट नेशन। और तीसरी बात, द रिपोर्ट यूजुअली रैंक्स 150 कंट्रीज। तो पूछा क्या गया है? विच ऑफ द अबव इज और आर करेक्ट पूछा गया है। ठीक है जी, क्वेश्चन देख लिया। चलो आगे चलते हैं। अब दोस्तों ये अभी पीछे न्यूज में भी रहा है, अभी जस्ट 1 वीक बैक न्यूज में था जो ग्रीस और टर्की के बीच में जो झगड़ा चल रहा है ओवर द एजियन सी आइलैंड्स। तो पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में? पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बॉर्डर्स बोथ द एजियन सी एंड द आयोनियन सी। तो पहला है ग्रीस एंड अल्बेनिया, दूसरा मैसेडोनिया एंड बुल्गारिया, तीसरा है टर्की एंड ग्रीस और चौथा है बुल्गारिया एंड अल्बेनिया। पूछा क्या जा रहा है? पेयर्स द बॉर्डर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बॉर्डर्स बोथ द एजियन एंड द आयोनियन सी। ठीक है, ये नहीं पूछा कि एजियन सी जो है कौन से दो देशों के बीच में आता है, तो कंफ्यूज मत होना। तो ये आपके सामने स्टेटमेंट्स है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो यहां पे वो लाइन मेंशन नहीं थी, तो ये आपके सामने ऑप्शंस आ जाते हैं। चलिए उसके बाद दोस्तों, चलिए पहला क्वेश्चन आ गया हमारा। ये 5 क्वेश्चन थे, चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो दोस्तों ब्लू हेलमेट्स का क्या लग रहा है आपको? देखिए दोस्तों इसका भी शॉर्ट्स भी हमने रिलीज किया था, इसका भी यूट्यूब शॉर्ट्स भी मैंने डाला था ब्लू हेलमेट्स को रिगार्डिंग, अभी पीछे न्यूज में भी था ये, है ना। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछनी है, हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पता लगाना है ना। देखिए दोस्तों ये तो बिल्कुल सही है कि ब्लू हेलमेट जो है वो मिलिट्री पर्सोनल होते हैं तो यूएन जो कि काम करते हैं अलॉन्ग द यूएन पुलिस, अलॉन्ग द यूएन सिविलियन एजेंसीज कि ताकि जो वॉर टॉर्न एरियाज हैं वहाँ पे स्टेबिलिटी, पीस और सिक्योरिटी प्रमोट कर सकें। ठीक है, हाँ वो सिर पे ब्लू हेलमेट्स पहनते हैं, इस करके उनका नाम इस करके यहाँ पे ब्लू हेलमेट्स का जिक्र किया जा रहा है। ये भी बात सही है। अगर हम यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर्स की बात करें तो दे अराइव्ड इन द मिशन एरिया। देखिए जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947 के बाद, जस्ट कुछ ही टाइम के बाद हमने देखा इंडिया पाकिस्तान के बीच में लड़ाई भी होती है, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो चलो वहाँ पे एक यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप भी बनाया गया था। लेकिन तीसरा स्टेटमेंट कि 2007 में इजराइल बने पहले कंट्री, अब यहाँ पे क्या ये सही है कि नहीं सही है? दोस्तों ये गलत है, आपने इनकरेक्ट स्टेटमेंट पता लगानी है। दिस इज तो जो बी है वो इनकरेक्ट है। आइए इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 2007 में इंडिया बने थे पहले कंट्री टू डिप्लॉय एन ऑल वुमेन कंटिंजेंट टू ए यूएन पीस कीपिंग मिशन। देखिए दोस्तों एक और बात यहाँ पे समझनी जरूरी है। देखिए बहुत सारे हमारे सिपाही हैं, बहुत सारे हमारे सोल्जर्स हैं जो कि यूएन पीस कीपिंग मिशन में जाते हैं। इनफैक्ट कंसिडरेबल नंबर ऑफ द सोल्जर्स डिप्लॉयड फॉर द पीस कीपिंग मिशन आर फ्रॉम एशिया एंड फ्रॉम अफ्रीका।
ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद अगर हम बात करें, डिस्पाइट इंडियाज प्रेजेंस इन सेवरल कंट्रीज एज अ पार्ट ऑफ द पीस कीपिंग मिशन, इंडिया हैज रूटीनली एक्सप्रेस्ड इट्स डिस्प्लेजर एट अ यूएन मिशन, एट अ सिमिलर यूएन मिशन व्हिच इज हेडक्वार्टर्ड इन श्रीनगर एंड इस्लामाबाद। तो ये जो यूएन मिशन है, यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप है इन इंडिया एंड पाकिस्तान, इसको एस्टैब्लिश करा गया था 24 जनवरी 1949 को टू सुपरवाइज द सीज फायर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है जी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो ये जो यूएन ग्रुप है, UNMOGIP, दिस हैज रिमेन्ड इन द रीजन टू ऑब्जर्व द हॉस्टिलिटीज जो कि नेबरिंग कंट्रीज के बीच में चल रही हैं और सीज फायर वायलेशंस को रिपोर्ट करना अलॉन्ग द लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है। इंडिया ने बार बार बात रिपीट करी है दैट ये जो मिशन है UNMOGIP, दिस हैज आउटलिव्ड इट्स रेलेवेंस, और जब LOC स्टैब्लिश करी गई थी अंडर द शिमला अग्रीमेंट बैक इन 1972, तब भी इंडिया ने ये बात रीइटरेट करी थी। चलिए, और दोस्तों एक और इन्फॉर्मेशन यहां पे कि मैं फिर से रिपीट करूंगा, सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सोल्जर्स डिप्लॉयड एट द यूएन पीस कीपिंग मिशन आर फ्रॉम एशिया एंड फ्रॉम अफ्रीका। चलिए दोस्तों, उसके बाद ऑल मिलिट्री पर्सोनल अंडर ब्लू हेलमेट्स आर मेंबर्स ऑफ देयर नेशनल आर्मीज फर्स्ट। तो यानी कि चाहे वो इंडियंस हैं, चाहे वो अफ्रीकन हैं, चाहे वो बांग्लादेश से हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हैं, इनफैक्ट पाकिस्तान के भी बहुत सारे सिपाही हैं, सोल्जर्स हैं जो कि यूएन पीस कीपिंग मिशन में काम करते हैं। वो पहले तो अपनी नेशनल आर्मीज के सोल्जर्स हैं, पहले तो अपनी नेशनल आर्मीज के लिए काम करते हैं, जो भी कंट्री से वो बिलोंग करते हैं, और उसके बाद सेकेंड प्रायोरिटी उनकी आती है टू वर्क अंडर द यूएन कमांड, यानी कि पहली प्रायोरिटी अपनी कंट्री है। करंटली 70,000 से ज्यादा मिलिट्री पर्सोनल हैं जो कि इनलिस्टेड एज ब्लू हेलमेट्स, और इसमें से अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज जो हैं वो आउटनंबर करते हैं एज कंपेयर टू द वेस्टर्न काउंटरपार्ट जो कि सिपाही भेज रहे हैं इन पीस कीपिंग मिशन में। सो दोस्तों यहां पे देखें, अगर हम आंकड़ों को देखें तो एज ऑन 31 मार्च 2022 बांग्लादेश टॉप पे है। ठीक है। बांग्लादेश कितने ट्रूप्स भेज रहा है? 6,710। इंडिया नंबर 3 पे है, तो इंडिया ने 5,000 लगभग 5,600 जो सोल्जर्स हैं यूएन पीस कीपिंग मिशन में भेजे हैं। तो आपके सामने टेबल है, 10वें नंबर पे चाइना है, 5वें नंबर पे पाकिस्तान भी है। तो यहां पे आप देख सकते हैं मेल फीमेल रेशियो भी यहां पे दिया गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन यहां पे फिर से एक बार नजर मार लेते हैं। यहां पे हाई एम्बिशन कोलिशन की बात करी जा रही है। सो आपको जो आंसर लग रहा है सही इस वक्त आप अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए, कॉपी में लिखते रहिए क्या लग रहा है, क्या सही होगा, क्या नहीं सही होगा। चलो, अगर हमने हाई एम्बिशन कोलिशन के बारे में थोड़ा पढ़ा है तो देखिए अगेन इसके बारे में शॉर्ट्स एक हमने यूट्यूब शॉर्ट्स बनाया था, और देखिए अब ये अगर आपने प्रीलिम्स भी दिया है, इस बार प्रीलिम्स की रिवीजन करिए, तो ये बात रिपीटेडली हमने प्रीलिम्स के टाइम पे भी रिवीजन सीरीज में भी डिस्कस करी थी। 30/30 की अगर हम बात करें, ये जो स्टेटमेंट है ये तो सही है। ठीक है। अब जो पहली स्टेटमेंट है हाई एम्बिशन कोलिशन से चलती है कि क्या ये 1992 में स्टैब्लिश करा गया था, दोस्तों ये यहाँ पे जो सही आपका आंसर बनता है वो B2 ओनली बनता है। पूछा गया था कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट पता लगानी है। ठीक है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। ये जो हाई एम्बिशन कोलिशन है 2019 में लॉन्च करा गया था बाय कोस्टा रिका, फ्रांस एंड ब्रिटेन। ठीक है। हाई एम्बिशन कोलिशन है फॉर नेचर एंड पीपल, दिस इज एन इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप। ठीक है। जो कि चैंपियन कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं द ग्लोबल कॉज फॉर प्रोटेक्टिंग नेचर एंड पीपल दैट कैन हॉल्ट द एक्सेलरेटिंग लॉस ऑफ स्पीशीज। यानी कि यहाँ पे थोड़ी अवेयरनेस बढ़ाई जाएगी, यहाँ पे थोड़ी मोबिलाइजेशन करी जाएगी लोगों के अंदर कि कैसे हम प्रकृति को, कुदरत को बचा सकते हैं। जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, जो वाइटल इकोसिस्टम्स हैं, जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो, एक्वेटिक इकोसिस्टम हो, उनको जो लॉसेज हो रहे हैं, ठीक है, और कितने वो सिग्निफिकेंट है हमारी इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए भी, तो कैसे इसके बारे और अवेयरनेस बढ़ाई जा सकती है, बायोडाइवर्सिटी लॉस को कैसे कंटेन किया जा सकता है। ठीक है जी। लॉन्च 2019 में करा गया था। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन, इसका जो एम है इज टू प्रमोट इंटरनेशनल अग्रीमेंट टू प्रोटेक्ट एटलीस्ट 30% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड एंड ओशन बाय 2030। तो यहां से नाम आता है 30/30 टारगेट का। ठीक है जी। 30% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एंड ओशन बाय 2030। चलो, उसके बाद इट ऑल्सो एम्स टू मैनेज द प्लैनेट सस्टेनेबली विद नो नेट लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स। तो अगेन वहां पे बात आ जाती है टू सपोर्टिंग सर्कुलर इकोनॉमी, बायोडाइवर्सिटी लॉस को चेक करना, कंटेन करना, ठीक है, रिसाइकलिंग पे एम्फोसिस करना, ठीक है, तभी बात सर्कुलर इकोनॉमी की आई, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की यहाँ पे बात करना। इंडिया ने ज्वाइन किया था कोलिशन, कब किया था? अक्टूबर 2021 में। चलिए, अगला क्वेश्चन फिर एक बार नजर मार लेते हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ द B9 आर पार्ट ऑफ द EU एंड NATO। तो ऑल है ना, ऑल है कि नहीं है? अब आपको क्या लग रहा है? विच ऑफ द अबव इज करेक्ट पूछा गया है। B9 ऑफर्स अ प्लेटफॉर्म फॉर डीपनिंग। तो अगर आप ये पहले क्वेश्चन देख रहे हैं तो आंसर तो भी आपको दिख ही जाएगा कुछ टाइम में, लेकिन अगर आप ये देख रहे हैं क्वेश्चन तो ये बताइए कमेंट सेक्शन में कि B9 क्या है। ठीक है, व्हाट डज B9 स्टैंड्स फॉर, है ना? अभी मतलब आंसर देखने से पहले बताइए। ठीक है, और दूसरी स्टेटमेंट आपके सामने है कि B9 एक प्लेटफॉर्म ऑफर करता है कि डायलॉग और कंसल्टेशन बिटवीन द B9 कंट्रीज को और स्ट्रेंथन किया जा सकता है।
तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आपका करेक्ट स्टेटमेंट है दोनों ही, बोथ 1 और 2 है। मैंने आपको वैसे बोला था कि ऑल अधिकतर टाइम पे गलत भी निकलता है, लेकिन कभी कभी होता है, एक्सेप्शन होता है कि जब कहीं ऑल वर्ड आ जाए। अब अगेन, अगर हमको वो कंसेप्ट पता है, अगर हमने उसके बारे में पढ़ा हुआ है, तो चाहे ऑल है चाहे ओनली है, दो 80 to 90% वो गलत होता है, लेकिन कभी कभी सही भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सारे के सारे B9 यानी कि बुकारेस्ट 9 की बात करें, जो बुकारेस्ट, जो 9 देश हैं बुकारेस्ट 9 के जो मेंबर्स हैं, वो यूरोपियन यूनियन का भी हिस्सा है और नेटो का भी हिस्सा है। ठीक है, आइए इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। दोस्तों ये हमारे B9 देश हैं, बुकारेस्ट 9, जिसमें बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, एस्टोनिया, हंगरी, लाटविया, लिथुएनिया, पोलैंड, रोमेनिया और स्लोवाकिया, ये 9 देश आ जाते हैं। ठीक है, सो दोस्तों B9 इज अ ग्रुप ऑफ 9 नेटो कंट्रीज इन ईस्टर्न यूरोप। तो ये किसी जमाने में फॉर्मर यूएसएसआर रिपब्लिक्स थे, फॉर्मर यूएसएसआर स्टेट्स थे। ठीक है, दैट बिकेम द पार्ट ऑफ द यूएस लेड मिलिट्री अलायंस आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर। ठीक है जी, B9 और द बुकारेस्ट फॉर्मेट, ठीक है, इसको कब स्थापित किया गया था? नवंबर 4, 2015 में। बुकारेस्ट यानी कि रोमानिया की जो राजधानी है, कैपिटल है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? रिगार्डेड एज द वॉइस ऑफ द ईस्टर्न फ्लैंक। तो मोस्टली सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, उनके जो कंसर्न्स हैं इस फोरम पे रेस करे जाते हैं। और ये जो ग्रुप है क्रिएट किया गया था ऑन द इनिशिएटिव ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड एंड रोमानिया। ठीक है जी, इन दोनों प्रेसिडेंट्स ने इनफैक्ट 3 सीज इनिशिएटिव भी शुरू करा था। ठीक है, 3 सीज इनिशिएटिव, इसके बारे में भी हमने पहले बात करी हुई है। ठीक है जी, चलिए एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करें। जो मेंबर्स हैं B9 के, तो वो आपके सामने भी हमने डिस्कस करे। B9 ऑफर करता है प्लेटफॉर्म फॉर डीपनिंग द डायलॉग एंड कंसल्टेशन अमंग द पार्टिसिपेंट अलाइड स्टेट्स अक्रॉस द मेंबर्स ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो। तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ठीक है, ये जो 9 देश हैं, कभी किसी जमाने में ये यूएसएसआर का हिस्सा थे, लेकिन यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन के बाद 1991 के बाद दीज 9 कंट्रीज चोज द पाथ ऑफ डेमोक्रेसी नॉट ऑफ कम्युनिज्म। और ये सारे के सारे जो मेंबर्स हैं B9 के, वो यूरोपियन यूनियन का भी और नेटो का भी हिस्सा है। तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे बात कर रहा है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 की। तो एक बार क्वेश्चन पे आप नजर मार लीजिए, पॉज कर लीजिए एक बारी। पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द अबव इज करेक्ट। तो अब देखिए, अब मेरे को नहीं पता कि ये रिपोर्ट कौन लॉन्च करता है। लेट्स अज्यूम कि मेरे को कुछ भी नहीं पता इसके बारे, है ना। मुझे ये भी नहीं पता कि रिपोर्ट यूजुअली रैंक 150 कंट्रीज करता है कि 180 कंट्रीज करता है कि 250 कंट्रीज करता है, चलो वो भी नहीं पता। लेकिन अफगानिस्तान वाज रैंक्ड एज द मोस्ट अनहैप्पीएस्ट नेशन। अब ये कहना कि अफगानिस्तान में जो हाल है वहाँ पे ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हम तो जैसे हम भूटान के बारे में पढ़ते हैं कि ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स वहाँ पे बहुत मैक्सिमम है। भूटान के पास एक ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स इंडिकेटर भी है क्वालिटी ऑफ लाइफ को जज करने के लिए। अफगानिस्तान में तो ऐसा कुछ नहीं होगा। डेफिनेटली अफगानिस्तान, चाहे उसका रैंक अब 150 है, 180 है, लेकिन डेफिनेटली हैप्पी नेशन तो नहीं है। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट ही होगा, है ना। तो यानी कि आपका A और C तो यहाँ पे एलिमिनेट हो जाते हैं। फिर आपके पास क्या बचता है? B और D, 2 and 3 and 1 and 2। अब आपको ये पता लगाना है कि क्या 3 सही है साथ में, क्या 1 सही है साथ में, ये आपको पता लगाना है। ठीक है, आइए देखते हैं इसका क्या आंसर है। दोस्तों इसका आंसर है B, 2 and 3 ओनली। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो स्टेटमेंट 1 है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है ये पब्लिश करी जाती है UNSDSN के द्वारा। दोस्तों IR बहुत स्कोरिंग होता है, बहुत इजी होता है। ऑर्गेनाइजेशन, रिपोर्ट्स, इंडेक्सेस, इस तरह के क्वेश्चंस हमको बहुत बाद में तंग करते हैं। चलो इस साल के प्रीलिम्स में हमने देखा कि IR में काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस आए थे कि जो जोड़ियों वाले थे, पेयर्स वाले थे, जो प्लेसेस एंड न्यूज़ वाले थे। ठीक है, लेकिन रिपोर्ट्स के बारे, इंस्टीट्यूशंस के बारे भी क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रहे, जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, किसी रिपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं, चाहे वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की है, चाहे वो UN की है कोई रिपोर्ट, चाहे वो IMF की है, वर्ल्ड बैंक की है, तो आपने ध्यान से उसको रिटेन करके रखना है कि रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है। ठीक है, तो ये पब्लिश करी जा रही है सिंस 2012। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन 2 की आइडियाज। पहला, हैप्पीनेस और लाइफ इवैल्यूएशन विच इज मेजर्ड थ्रू द ओपिनियन सर्वेज, और आइडेंटिफाई करे जाते हैं की एलिमेंट्स जो कि डिटरमिन करते हैं लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को, लोगों की वेलबींग को, लोगों की खुशहाली को। ठीक है, और दिस ईयर यूजुअली तो 150 कंट्रीज होती है, लेकिन दिस ईयर ये रिपोर्ट में 146 कंट्रीज रैंक करी गई हैं। ठीक है, तो ये रिपोर्ट यूजुअली रैंक तो 150 कंट्रीज करती है, लेकिन इस साल 146 कंट्रीज करी गई हैं। कौन से फैक्टर्स पे रैंक किया जाता है? ये हमारे सामने फैक्टर्स आते हैं। रियल GDP पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट, कि भी वहाँ पे करप्शन कितनी ज़्यादा है, जनरोसिटी, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब हमारे इंडिकेटर्स वहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, इंडिया का नंबर क्या है? इंडिया का नंबर 136 पे है। और सबसे टॉप पे कौन है? सबसे टॉप पे फिनलैंड है, डेनमार्क है। तो आपके जो नॉर्डिक देश आ गए, चलो फिनलैंड आ गया, फिनलैंड चलो नॉर्डिक में तो नहीं आता, लेकिन से डेनमार्क है, आइसलैंड है, ये सब आपके देश आ गए। तो हमने पहले भी बात करी, नॉर्डिक देशों में बहुत बेहतरीन लाइफ इंडिकेटर्स होते हैं, क्वालिटी लाइफ काफ़ी बेहतर रहती है वहाँ पे। ठीक है, हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें, लोग काफ़ी पीस में रहते हैं, शांति में रहते हैं। और इवन देखिए दोस्तों, नेपाल, बांग्लादेश, इनका रैंक, पाकिस्तान,
इंटरेस्टिंगली। अब इनका रैंक मतलब इंडिया से भी ऊपर है, अफगानिस्तान का रैंक इंडिया से नीचे, लेकिन दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग। बट एनी हाउ, बहरहाल ये जो साल है 2022 मार्क्स द 10th एनिवर्सरी ऑफ द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, यानी कि पहली बार इसकी रिपोर्ट 2012 में निकाली गई थी। ठीक है जी। तो अफगानिस्तान वाज रैंक्ड एज द अनहैप्पीएस्ट नेशन, फॉलोड बाय लेबनान, जिम्बाब्वे, रवांडा एंड बोत्सवाना। हमारी परफॉर्मेंस में थोड़ा सा एक कह सकते हैं यहाँ पे एक बेटर हुआ है। ठीक है, थोड़ा एक इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। तो 139 पिछले साल थी, इस साल 136 आई है हमारी रैंक। चलो लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बॉर्डर्स बोथ द एजियन सी एंड द आयोनियन सी। तो दोस्तों अभी न्यूज में था टर्की और ग्रीस के बीच में झगड़ा चल रहा है बिटवीन द आइलैंड्स लोकेटेड इन द एजियन सी आइलैंड्स, है ना। लेकिन चलो यहाँ पे तो बात करेगी कि इसमें से कौन से ऐसे देश हैं जो कि आपके एजियन सी और आयोनियन सी के बीच में आते हैं। ठीक है, ए बी सी डी ई, तो इसमें चलो 5 ऑप्शन है। तो दोस्तों इसमें क्या सही आपको लग रहा है? देखिए दोस्तों, इसमें सही ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। इकलौता ग्रीस ही है जो कि एजियन सी और आयोनियन सी के बीच में आता है। यहां पे देखिए ग्रीस है जो कि एजियन सी और आयोनियन सी के बीच में आ रहा है। हाँ, अगर आपसे पूछा जाता है कि एजियन सी कौन से 2 देशों के बीच में आता है, तो चलो आप टर्की और ग्रीस कह सकते हैं, लेकिन यहां पे ये चीजें हैं। आइए इसको थोड़ा और समझते हैं। अब देखिए झगड़ा चल रहा है। ठीक है, अब टर्की के जो प्रेसिडेंट है रिसेप एर्दोगान, उन्होंने बोला है ग्रीस को कि भाई आप डीमिलिटराइज करो जो भी आपने आइलैंड्स एजियन सी में जो आपने एक्वायर करे हुए हैं। अब जैसे जापान और चाइना के बीच में झगड़ा हम ईस्ट चाइना सी में देखते हैं, है ना। ईस्ट चाइना सी में जापान कहता है कि जो अब जो सेनकेकू और जो दयायू आइलैंड्स के ऊपर जो झगड़ा जापान और चाइना के बीच में चल रहा है इतने सालों से, उसी तरह से एजियन सी आइलैंड्स के ऊपर, यानी कि अब चलो ईस्ट चाइना सी में तो जो आइलैंड्स हैं वो अनइनहैबिटेड है, लेकिन यहाँ पे जो आइलैंड्स हैं वो अनइनहैबिटेड नहीं है, यानी कि यहाँ पे लोग रहते हैं इन आइलैंड्स में। तो टर्की के प्रेसिडेंट ने कहा कि भी इस आइलैंड्स को आप डीमिलिटराइज करो। मिस्टर अर्दोगन ने बोला कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, नहीं तो इसका जो कॉन्सिक्वेंस होंगे काफ़ी आपको फेस करने पड़ेंगे, काफ़ी आपको पे करना पड़ेगा कि अगर आप वहां पे डीमिलिटराइजेशन नहीं करते हैं। टर्की की एलिगेशन है कि ग्रीस हैज बीन बिल्डिंग मिलिट्री प्रेजेंस इन वायलेशन ऑफ द इंटरनेशनल ट्रीटीज, particularly the Treaty of Lausanne जो कि 1923 में साइन करी गई थी between after the ending of the World War I between Turkey and the Allied powers which included Greece as well as at that time। तो वो ट्रीटी ऑफ लॉसेन की यहाँ पे बात करी जाएगी। ट्रीटी ऑफ लॉसेन को वायलेट किया जा रहा है। ग्रीस का ये कहना है कि टर्की हैज डेलिबरेटली मिस इंटरप्रेटेड द ट्रीटीज, तो चाहे वो ट्रीटी ऑफ लॉसेन है, ठीक है, ट्रीटी ऑफ लॉसेन 1923 की बात करें, या अगर हम बात करें मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन की, मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन की 1936, अगर हम इन ट्रीटीज की बात करें तो ग्रीस का कहना है कि नहीं, हम नहीं, टर्की जो है इन ट्रीटीज को वायलेट कर रहा है। अप्रैल 2022 में जो दोनों नेटो अलायंस हैं, तो दोनों, अब यहां से एक और इन्फॉर्मेशन हमको पता लगती है कि ग्रीस और टर्की दोनों जो है नेटो के ही मेंबर्स हैं। ठीक है, उन्होंने एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाई और एक दूसरे को ऐसे बुरा भला बोला अबाउट एयर स्पेस वायलेशंस ओवर द एजियन सी। सो दोस्तों ये एजियन सी आइलैंड्स की यहाँ पे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारे एजियन सी आइलैंड्स आ जाते हैं, सिरोस, मिकोनोस, सांतोरिनी, नक्सोस, पैथमोस, ठीक है, नाफिलोन। अब इनका नाम शायद प्रोनाउंस मुझसे भी नहीं हो पाएगा आगे, लेकिन बहरहाल ये आइलैंड्स हैं जो एजियन सी आइलैंड्स हम उसको कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका आयोनियन सी है। चलिए एजेंसी की बात करें तो स्पैनिंग ओवर 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स, दिस इज द नाम ऑफ द मेडिटेरेनियन सी। इट इज लोकेटेड इन द ईस्ट मेडिटेरेनियन बेसिन विद द ग्रीक पेनिनसुला टू इट्स वेस्ट, है ना, ग्रीक पेनिनसुला टू इट्स वेस्ट एंड एनाटोलिया, एनाटोलिया यानी कि कंसिस्टिंग द एशियन साइड ऑफ टर्की टू इट्स ईस्ट। तो ये आपका टर्की यहाँ पे ईस्ट में आ गया। ठीक है जी, देयर आर मोर देन 1000 आइलैंड्स इन द एजियन सी। मोस्टली जो सारे के सारे आइलैंड्स हैं ये ग्रीक हैं, ठीक है, एंड सम विद इन द 2 किलोमीटर्स ऑफ मेनलैंड टर्की, जो कि जिसके ऊपर टर्की अपना कंट्रोल जमाता है। ग्रीस एंड टर्की दे हैव बीन रीजनल एडवर्सरीज, बहुत लंबे अरसे से इनके बीच में झगड़े चलते आ रहे हैं सिंस द 1970s। ठीक है, इनफैक्ट 1996 में दोनों के बीच में लड़ाई भी होने वाली थी ओवर अ पेयर ऑफ अनइनहैबिटेड आइलैंड्स इन द एजियन सी, ठीक है, रेफर टू एज इमिया आइलैंड्स इन ग्रीस एंड कारदाक इन टर्की। तो सारे के सारे जो आइलैंड्स हैं एजियन सी में वो अनइनहैबिटेड नहीं है, ठीक है, इनहैबिटेड भी हैं। ठीक है, तो इनकी लड़ाई बहुत लंबे अरसे से चलते आ रही है। अगेन दोस्तों यहाँ पे टर्की, ग्रीस, एजियन सी, तो यहाँ पे ध्यान रखिए ये है आपकी आयोनियन सी। ठीक है, एजियन सी जो है ईस्टर्न आर्म बनाती है मेडिटेरेनियन सी की। फिर बात करते हैं आयोनियन सी के बारे में। यहाँ पे दोस्तों ये हमारी आयोनियन सी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आयोनियन सी के बीच में कौन सी कंट्रीज, साउदर्न पार्ट ऑफ इटली आ जाता है, साउथ वेस्ट ऑफ अल्बेनिया आ जाता है, फिर इस साइड पे ग्रीस आ जाता है। ठीक है, अब आयोनियन सी की बात करें, दिस इज अगेन एन आर्म ऑफ द मेडिटेरेनियन सी साउथ ऑफ द एड्रियाटिक सी। इट इज बॉर्डर्ड बाय सदर्न इटली, ठीक है जी, लाइक कैलाब्रिया, सिसिली एंड सेलेंटो पेनिनसुला टू द वेस्ट, एंड बाय साउथ वेस्टर्न अल्बेनिया, साउथ वेस्टर्न अल्बेनिया यहाँ पे आ गया। ठीक है जी,
मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स आर ग्रीक विच इंक्लूड्स कॉर्फू, जानते, कैपालोनिया, इथाका एंड लेफ्टास टू द ईस्ट। ये जो सी है एक इंपॉर्टेंट बात जो आपके लिए याद रखने के लिए है, इज वन ऑफ द मोस्ट सीस्मिकली एक्टिव एरियाज इन द वर्ल्ड। सो दोस्तों ये थे हमारे 5 सवाल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये 5 सवाल अच्छे लगे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपके 5 सवाल में से काफ़ी आपके सही भी रहे होंगे। तो अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों जाने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको मैं देना चाहता हूँ वो है हमारे करंट अफेयर्स के कोर्स की, जो कि यूपीएससी 2023 के लिए है। तो आने वाले साल में दोस्तों अगर आपने अपना अटेम्प्ट देना है अगले साल, और अगर आपको करंट अफेयर्स एक कॉज ऑफ कंसर्न लगता है, ऑल्दो हम इंकरेज करते रहते हैं कि फ्रॉम टाइम टू टाइम कि आप अपने न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ते रहिए। तो चाहे वो हिंदू है, चाहे वो इकोनॉमिक टाइम्स है, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस है, वो आपकी मर्जी है जो न्यूज़पेपर आप पढ़ना चाहें। लेकिन बहरहाल काफ़ी ऐसी न्यूज़ है जो मिस हो जाती है। अब देखिए आप मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि महीने के एंड में जाके कोई ना कोई मैगजीन फॉलो करते हैं। हमारी कोशिश है, हम एक पेड कोर्स लेके आए हैं जहाँ पे आपको डेली वीडियो लेक्चर्स, डेली करंट अफेयर्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं 6 डेज अ वीक। तो मंडे को ज्योग्राफी के, ट्यूसडे को हिस्ट्री के, ठीक है, वेडनेसडे को आपके साथ पॉलिटी के, थर्सडे को इकोनॉमिक्स के, फ्राइडे को एनवायरनमेंट के, एंड सैटरडे को आईआर एंड साइंस एंड टेक के ऑल्टरनेटिवली। तो ये जो करंट अफेयर्स आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे, प्रीलिम्स और मेंस ओरिएंटेड दोनों किए जाएंगे। और जहाँ जहाँ पे कोई टॉपिक है, कोई करंट अफेयर्स का टॉपिक है, अगर उससे रेलेवेंट कोई पीवाईक्यू आया है, चाहे प्री में आया है चाहे मेंस में आया है, उसकी डिस्कशन भी आपके साथ करेंगे। वीडियो डिस्कशन होगा, आपको पीडीएफ और मंथली कंपाइलेशन भी इसमें मिलते रहेंगे। फिर दोस्तों अगर हम बात करें, अगर आप अपने खुद के इंडिविजुअल कोर्सेज अगर आप उसका बंडल क्रिएट करना चाहते हैं, तो फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि हिस्ट्री मेरी बहुत वीक है, आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री मेरे को थोड़ी वीक लगती है, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ लेता हूँ, ठीक है, तो हिस्ट्री का आप कोर्स ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ज्योग्राफी आपकी बहुत वीक है ना, कि ज्योग्राफी में आप थोड़ी मार खाते हैं, ज्योग्राफी में आपके नंबर कम आते हैं, आप ज्योग्राफी का कोर्स ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों लेने हैं, अगर आपको लगता है कि हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स लेने हैं, अगर आपको लगता है कि साइंस एंड टेक और इंटरनल सिक्योरिटी लेने, तो वो आपकी मर्जी है, आप अपने कोर्सेज का इंडिविजुअल बंडल भी बना सकते हैं, ठीक है। इसमें क्विजेज रहेंगे, अपडेटेड कंटेंट रहेगा, और साथ में आपको मंथली करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। और दोस्तों बाकी अगर हम अपने कुछ पेड इनिशिएटिव्स की बात करें फॉर द जनरल स्टडीज़, तो दोस्तों अगर आप अपनी यूपीएससी की तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो कितने प्राइस में कर सकते हैं? सिर्फ 12,000 में आप अपनी यूपीएससी की तैयारी शुरू कर सकते हैं घर बैठे बैठे। तो दोस्तों इसमें आपको कंप्लीट जीएस की तैयारी कराई जाएगी, एसए का आपको कंटेंट मिलेगा, GS1, GS2, GS3, GS4 का आपको सारा सिलेबस मिलेगा, ठीक है, चाहे हिस्ट्री है, चाहे इकॉनमी है, चाहे पॉलिटी है, चाहे आईआर है, वट एवर इट इज़, आपको सारे के सारे कोर्सेज मिलेंगे। ये फीचर्स के बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो कुछ कोर्सेज हैं जहाँ पे आपको कंटेंट के साथ आंसर इवैल्यूएशन भी मिलेगा, और कुछ कोर्सेज हैं जहाँ पे आपको कंटेंट के साथ आंसर इवैल्यूएशन, टेस्ट सीरीज और मेंटरशिप भी मिलेगी। मेंटरशिप आपको मिलेगी बाय द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हु आर ऑलरेडी सर्विंग IAS, IPS एंड RS ऑफिसर्स। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, और दोस्तों यदि आप पहली बार ये चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ऐसी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपकी मिस ना हो सके। दोस्तों मिलेंगे बहुत जल्द किसी और प्रीमिक्स सेशन में, तो आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।